हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इंटर का शुरुआत करते हैं। 19 अक्टूबर से पेपर में आया था कि इंटर का सेंटअप एग्ज़ाम होना है। तो 19 को तो छुट्टी है, 20 को खुलेगा, तो 20 से होगा। तो हमने बताया था कि बिहार बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम की तरह ही सेंटअप टेस्ट का भी रूटीन बना देता है, प्रोग्राम बना देता है, और उसी के हिसाब से एग्ज़ाम लेना पड़ता है। और जब बिहार बोर्ड कभी नहीं बनाता है तो वो एग्ज़ाम कॉलेज अपने मन से लेते हैं कि कब एग्ज़ाम लेना है। तो अब देखिए, ये वही नोटिस है। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सेंटअप परीक्षा स्कूल या कॉलेज अपने सुविधा अनुसार, चूँकि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, आपको पता होगा कि पंचायती राज का चुनाव अभी चल रहा है 6 पदों पर, जिसमें मुखिया मुख्य रूप से होता है। मुखिया, जिला परिषद और पंचायत समिति, उसके बाद वार्ड, ये सारे पदों पर चुनाव हो रहा है और विभिन्न चरणों में चुनाव हो रहा है। तो उस चुनाव को कराने में टीचर्स भी शामिल होते हैं, तो सारे स्टाफ उसमें जाते हैं। तो किसका किस दिन ड्यूटी है ये तो नहीं पहले बता सकते। तो इस कारण से व्यवस्था अभी 2 महीने तक टेस्ट नहीं हो सकता था। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि जिस कॉलेज में जब जो व्यवस्था हो सके उसको ध्यान में रखते हुए अपना सुविधानुसार आपको टेस्ट लेना है। स्कूल या कॉलेज अपनी सुविधा अनुसार 19 अक्टूबर से समय दे दिया है 7 नवंबर के बीच, यानी इस महीने का 29 से लेकर के अगले महीने 7 तारीख के बीच में आप टेस्ट लेकर कंप्लीट कर लीजिए सेंटअप टेस्ट को। यानी आपका इधर जो है 12 दिन और 7 19 दिन, 19-20 दिन आपको मिल गया। तो 20 दिन में प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरी एग्ज़ाम हो, सेंटअप टेस्ट हो, सारा कुछ लिया जा सकता है आसानी से। समय बहुत है, पर्याप्त है। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्राचार्यों को भेज दी है। परीक्षा लेने के बाद सभी स्कूल और कॉलेज प्रशासन द्वारा सेंटअप परीक्षा का रिजल्ट 11 से 13 नवंबर तक जिला शिक्षा कार्यालय को भेजेंगे। तो ये फिर जब 7 नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा तो कॉपी जांच वगैरह करके 11 से 13 तक जो है ये रिपोर्ट डीओ ऑफिस, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो ऑफिस होता है, हर ज़िले में होता है, वहाँ पर उसका रिजल्ट भेज देना है सीडी बना करके कि हाँ इतने लड़के हमारे यहाँ अपीयर हुए और यही अब फाइनल एग्ज़ाम में जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि कितने लोग फॉर्म भरे हैं और कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं और कितने लोग फाइनल एग्ज़ाम दे पाएंगे। सेंटअप टेस्ट देने के बाद ही आप फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर इसमें आप एब्सेंट रह गए, छोड़ दिए, नहीं दिए, इसको हल्का में लेकर के, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और सेंटअप में फेल का मतलब है कि फाइनल एग्ज़ाम से आपको वंचित कर दिया जाना। चलते हैं दूसरा सूचना क्या है। तो अभी इंटर में एडमिशन चल रहा है। एडमिशन 3 लिस्ट हो गया है। अब जहाँ जहाँ जो सीट खाली रह गया है तो इसमें स्पॉट एडमिशन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जमा करना है कॉलेज में, जिसके लिए समय दिया गया था 7 से 8 तक और आवेदन करना था। लेकिन कुछ एरर हो गया, वेबसाइट बीच में काम नहीं कर रहा था, तो पहले समय ख़त्म हो गया है। अब 7 से 8 तक आप कर सकते हैं, यानी कल तक कर सकते हैं। आज तो कर ही सकते हैं, कल भी आप लोड करके कॉलेज में जमा कर सकते हैं। इसका स्पॉट मेरिट लिस्ट 9 तारीख को ऑफलाइन जारी करेगा। हर कॉलेज, हर स्कूल 9 तारीख को लिस्ट बनाएगा, यानी 8 तक आपको समय मिल गया। एप्लीकेशन लोड करके आप वो जमा करिए। तो सरकारी कॉलेज में आप जाइएगा तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ और भी कॉलेज में आप डाल दीजिएगा, ताकि अगर वहाँ जहाँ पर बहुत भीड़ है वहाँ एडमिशन ना हो सके तो कम से कम जो और छोटे छोटे स्कूल कॉलेज हैं वहाँ तो आपका एडमिशन हो जाए। और ये नहीं करेंगे तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, वंचित रह जाएंगे। 9 तारीख को मेरिट लिस्ट निकलेगा और मेरिट लिस्ट है, स्पॉट में भी मेरिट बनेगा। स्पॉट एडमिशन का मतलब ये नहीं समझिएगा कि डायरेक्ट एडमिशन हो गया। इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर भी भीड़ रह जाती है। 10 सीट है, 20 सीट है, 50 सीट है और एप्लीकेशन इसमें 500 आ जाएगा, तो क्या सबका स्पॉट हो जाएगा? तो नहीं। इसलिए वहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा स्पॉट में भी, और मेरिट में जिसका आएगा उसी का एडमिशन होगा। उसमें वेटिंग लिस्ट रहेगा कि ऊपर वाला अगर नहीं आए समय पर तो फिर उसके नीचे वाले को मौका मिलेगा। ये फिर चरण वाइज होगा। तो ये 9 तारीख को जारी किया जाएगा लिस्ट, और जिस छात्र छात्रा का नाम जिस कॉलेज में आता है उस कॉलेज में वो 9 से 10 यानी 2 दिन में ही एडमिशन आपको करा लेना है।
नहीं तो उस लिस्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। जितने छात्र छात्रा का स्पॉट एडमिशन हुआ होगा उसका अपडेट 11 तारीख को सभी कॉलेज कर देंगे। यूनिवर्सिटी में ये बिहार बोर्ड को सूचना दे देंगे कि इतना लोगों ने एडमिशन करा लिया है। जिस छात्र छात्रा का नाम किसी भी लिस्ट में आया था और उस लिस्ट से उस कॉलेज में एडमिशन करा लिए हैं, कहीं भी कराना था ही, अगर आ गया तो कहीं ना कहीं करा ही लिए होंगे, लेकिन वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो कॉलेज भी आप बदल सकते हैं। इसके लिए जिस कॉलेज में एडमिशन कराए हैं उस कॉलेज में से अपना नामांकन रद्द कराने के लिए आपको एक आवेदन देना होगा और उसके बाद OFSS पर न्यू ऑनलाइन आवेदन करके उस कॉलेज में स्पॉट CAF जमा करना होगा। मतलब क्या है कि आपका एडमिशन है तो आप स्पॉट एडमिशन में फिर से भाग नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको जहां पहले लिए हैं उसका एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा। कैंसिल करा देंगे तो आप फिर बाहर हो गए। अब आप फिर न्यू एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे या स्पॉट के लिए, और फिर आपको ऑफलाइन जहाँ पर चाहते हैं वहाँ जमा करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि जहाँ आप जमा कर रहे हैं चाह रहे हैं वहाँ आपका एडमिशन हो ही जाए। तो ये रिस्की हो जाता है। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो पहले का भी एडमिशन कराया हुआ वो बेकार हो गया और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम ऐसा सलाह देते हैं कि जिनका कहीं हो गया है वो फिर से इस पचड़े में नहीं पड़े। कोई भी स्कूल कॉलेज ख़राब नहीं होता है, पढ़ना आपको है, आप पढ़ कर के आगे बढ़ें। लेकिन एडमिशन रद्द करना से पहले यह ज़रूर कन्फर्म हो लें कि आपका स्पॉट नामांकन न्यू कॉलेज में हो जाएगा, अन्यथा इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। समझ लिए, यही नोटिस है। अब ये BA का लिस्ट है। BA में एडमिशन के लिए कोटा लिस्ट चल रहा था, तो कोटा में एडमिशन किसका होना है तो ये देखिए, BA BSc BCom जो भी है सब्जेक्ट, अलग अलग कोटा का MA कॉलेज का लिस्ट जारी हो गया है। NCC आप किनारे में देख सकते हैं कोटा किस में सिलेक्शन हुआ है। NCC है, डिफेंस वार्ड है, NCC है, डोनर कोटा है, और कौन सब्जेक्ट में किसका हुआ है ये सारा डिटेल्स आपको दिया गया है। फिर दूसरा पेज का भी देख लीजिए, 27 टोटल कैंडिडेट हैं MB कॉलेज में, ये सिलेक्शन हुआ है। इनको कल तक का समय है। आप आज 7 छुट्टी है, कल 8 को जितने भी इसमें लिस्ट में नाम सिलेक्शन हुआ है उन सबको एडमिशन करा लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो 8 के बाद 9 को फिर आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे, आपको वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए इन सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर कोटा में अप्लाई किया है तो आप देख लीजिए कि आपका नाम आया है कि नहीं। आ गया है इसमें तो फिर आप जल्दी आकर के एडमिशन करा लीजिए, बाद में फिर छूट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। कोटा में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो एडमिशन नहीं कराए, और उन्होंने अप्लाई करने में कोटा क्लेम किया था। जो ये कोटा देख रहे हैं NCC का, डोनर का, तो ये कोटा उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने के समय ही ये क्लेम कर दिया था और उसका सर्टिफिकेट भी उन्होंने शो किया, यहाँ पर जमा किया, तब उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लड़के कोटा क्लेम नहीं किए हैं लेकिन कोटा में एडमिशन कराना चाहते हैं, और बहुत सारे हैं कि कोटा क्लेम कर दिए हैं और सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ऐसे लोग एडमिशन से कोटा से वंचित हो गए। अब उनका डायरेक्ट एडमिशन हो सकेगा तो होगा। उसके लिए वेबसाइट जो है आपका लॉगिन करके देखते रहिए कि एडिट करने का मौका कब दे रहा है। हो सकता है कि कल के बाद या कल से एडिट करने का मौका दे, आप लॉगिन करके चेक कर लीजिए, और जब एडिट करने का मौका मिलेगा तो जिस सब्जेक्ट में एडमिशन हो सकता है ये जान करके कंफर्म हो लीजिएगा और सीट किस में है नहीं है, और तब फिर एडिट करके आप अप्लाई करिएगा, तो आपका वो मौका जो है फिर से अगले लिस्ट में मिल सकता है। 5वां लिस्ट निकला है, अभी 6ठा लिस्ट, 7वां लिस्ट, 8वां लिस्ट, इस तरह से कई लिस्ट अभी निकलना है, तो उसमें आपका एडमिशन हमको लगता है कि हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का चुनाव करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। NSP के जितने भी फॉर्म भर चुके हैं उस सब का NSP हो या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हो, सभी आप ऑनलाइन आवेदन जब कर लिए हैं तो घर में मत बैठिए। आवेदन करने के बाद आपको क्या करना है कि सभी चीज़ डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा करके कॉलेज में आकर के यहाँ पर नाम जो दिया गया है इनको आप जमा कर दीजिए। जमा कर देंगे तभी आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। ये जो हमारे सामने लिस्ट है ये NSP का वो लिस्ट है जिसमें
आपको दिख रहा होगा कि कितने नंबर पर कट ऑफ गया है। इस साल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों ने कितना नंबर लाया और कितना कट ऑफ गया कैटेगरी वाइज, इसको देख लीजिए, इसको समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये कट ऑफ देख लीजिए, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। इस कट ऑफ से ज़्यादा जिसको नंबर आया है वही एनएसपी के लिए एलिजिबल है। तो एनएसपी के लिए आप यहाँ देख लीजिए कि मेल और फीमेल दो अलग अलग कैटेगरी है। इसमें फिर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स दोनों में है। नंबर देख लीजिए, 376 जनरल का, 337 ओबीसी, 311 एससी, 303 एसटी, ये मेल के लिए हो गया साइंस में। तो अलग अलग कॉलम में देख रहे हैं कि सबका नंबर दिया गया है। तो ये नंबर को जो पा लेता है इतना नंबर, वही एलिजिबल होता है एनएसपी का फॉर्म भरने में। तो ये जो पूरा डाटा देख रहे हैं पीडीएफ फाइल में है, तो ये एनएसपी में जिनका सिलेक्शन हो गया है, यानी जो एलिजिबल है, वो लिस्ट बिहार सरकार ने जारी की है कि ये 3858 पेज में सारा स्टूडेंट का जो नाम दिया गया है, ये सभी स्टूडेंट उस कट ऑफ को पार करके बने हैं, उससे ज़्यादा नंबर वाले हैं। इसलिए ये लोग एनएसपी का फॉर्म भरेंगे तो इनका कंप्लीट होगा, फॉर्म वेरीफाई होगा और इनको पैसे भी मिलेंगे। एनएसपी का फॉर्म सभी लोग नहीं भर सकते हैं। तो एनएसपी का फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, क्या क्या इसका कंडीशन है, इसको ज़्यादा अच्छा तरीके से बनाने के लिए एक लंबा वीडियो बनेगा। तो जिसको इसका लेटर, इसका क्या नियम है, उसको समझ के समझाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी इतना ही हम बता पाएंगे कि एनएसपी में आपका फॉर्म भराएगा, लेकिन कब, जब इसके कट ऑफ से आप ऊपर रहेंगे। बिना कट ऑफ को पार किए आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर दीजिएगा भी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन है एनएसपी का। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पहले से ही। और लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पर आने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।